अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गहरी मित्रता थी। दोनों साझे में खेती करते थे, लेन देन में भी कुछ साझा था। एक दूसरे पर उनका विश्वास अटूट था। जुम्मन जब हज गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। उनकी मित्रता का यही मूल मंत्र था। उनकी इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु की बहुत सेवा की थी, खूब रकाबियां माजी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न ले पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के व्यक्ति थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से। बस गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी, विद्या उसके भाग्य में न थी तो कैसे आती। लेकिन जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी। उसके लिखे हुए रहननामे या बेईमानी पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उसके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, लेकिन उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, लेकिन रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के तेज तीखे सलान भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिनों तक तो खालाजान ने सुना और सहा, लेकिन जब उससे न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक तो यूं ही रो धोकर काम चलाता रहा। अंत में एक दिन खालाजान ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपने आप खुद पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ कहा, क्या रुपये पेड़ पर लगते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। जुम्मन की बात सुनकर खाला बिगड़ गई। उसने पंचायत बुलाने की धमकी दी। खाला की धमकी सुनकर जुम्मन हंसते हुए बोले, हाँ जरूर पंचायत बुलाओ, फैसला हो जाएगा। मुझे भी यह रात दिन की झिकझिक पसंद नहीं है। पंचायत में जीत किसकी होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए। उसके बाद एक दिन बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी टेकती हुई आसपास के गांव में घूमने निकली। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक पक्ष चलना दूभर था, लेकिन बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूहा करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती।
अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों न आए। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। आखिर चारों ओर से निराश होकर बेचारी बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोला, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपदा तो सबके सामने रो आई, अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन पंचायत के सामने अपना मुंह नहीं खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे बिगाड़ नहीं सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर न होती, लेकिन ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, लेकिन उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब यहाँ की पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, लेकिन अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भूत समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। जब पंच लोग अपने आसनों पर बैठ गए, तब बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो, आज से 3 साल पहले मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम रख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर किसी तरह काटा, लेकिन अब रात दिन का रोना मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। मैं बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं जा सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। यह सुनकर खाला चिल्लाकर बोली, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो कुछ मालूम पड़े। जुम्मन ने क्रोधित होकर कहा, खाला जान, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा अपने आप से डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ। यह सुनकर जुम्मन शेख खुशी से झूम उठे, लेकिन भाव को छिपाते हुए बोले,
अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में नहीं फंसना चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गहरी मित्रता है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। बुढ़िया की बात सुनकर अलगू चौधरी ने सरपंच बनना स्वीकार कर लिया। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। तब अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने मित्र हैं। जब काम पड़ा तो तुमने मेरी मदद की और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ा तुम्हारी सेवा करता रहा। लेकिन इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो। तुम्हें पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है, इसलिए उसने शांत चित्त होकर कहा, पंचो, 3 साल पहले खाला जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, लेकिन औरतों में जरा अनबन रहती है। इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी थी वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे से माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों को अख्तियार है, जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी को अक्सर कचहरी में काम पड़ता रहता था, इसलिए उसे कानून के विषय में अच्छी जानकारी थी। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। उनके एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन इन प्रश्नों पर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी वह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में ऐसा कायापलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न जाने कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की मित्रता कुछ भी काम नहीं आएगी? शेख जुम्मन इसी सोच विचार में डूबे हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले में विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद में इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। अलगू का यह फैसला सुनकर जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय की हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों में झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलयुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के दंड हैं।